नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी से क्योंकि बहुत दिनों बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी ज़्यादा बात ना करके हम भाषा विज्ञान पे एक प्रश्नों की कुछ सीरीज है उन्हें यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो वीडियो है वो भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला है। तो एक ही वीडियो में लगभग हम सारे प्रश्नों को पूरे भाषा विज्ञान को कवर करने की कोशिश करेंगे। यह आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर देखें वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है। आप सबको प्रश्न बहुत नॉर्मल लगेंगे, साधारण लगेंगे, लेकिन ये सब प्रश्न उपयोगी हैं। कभी कभी साधारण प्रश्न भी हमसे गलत हो जाते हैं, तो उन सभी को हम देखते हुए सरल और जटिल दोनों ही प्रकार के प्रश्न यहाँ पे संकलित हैं। इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है, तो हमारा यहाँ पे विकल्प है संस्कृत, प्राकृत, वैदिक संस्कृत या फिर अपभ्रंश। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो विकल्प सही होगा वह है सी, वैदिक संस्कृति हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। अगर हम देखें अंतर्गत आने वाली हमारी हिंदी एवं अन्य आर्य भाषाओं का जो संबंध है, उसमें हमारी आर्य भाषा उसका जो समय है, समय काल वो 1500 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। और उस आर्य भाषाओं को सुविधानुसार 3 कालखंडों में बांटा गया, जिसमें पहला कालखंड था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा कालखंड था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तीसरा कालखंड था आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक था, उसी के अंतर्गत 2 भाषाएं आती थी, जिसमें एक वैदिक संस्कृति थी और दूसरी लौकिक संस्कृति। तो इस हिसाब से सबसे प्राचीन जो भाषा अगर मानी जाएगी वो वैदिक संस्कृत मानी जाएगी। अगर हम बात करें वैदिक संस्कृति के समय का, तो वैदिक संस्कृत का समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, या फिर कहीं कहीं 800 ईसा पूर्व भी माना जाता है। ठीक, और वैदिक संस्कृति का प्रयोग वैदिक संहिताओं में, आरण्य ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और हमारे प्राचीनतम उपनिषदों में किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम देखें तो वैदिक संस्कृति जो हमारी है उसका कोई निश्चित रूप नहीं था, लेकिन इसकी अपनी कुछ ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम विकल्प देखेंगे, वैदिक संस्कृति हमारा सही है। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो अभी हमने कहा वैदिक संस्कृति का प्रयोग हमारे वैदिक संहिताओं में हुआ, आरण्य ग्रंथों में हुआ, ब्राह्मण ग्रंथों और हमारे प्राचीन उपनिषदों में हुआ है। तो ऋग्वेद जो है उसमें कौन सी भाषा आएगी, तो ऋग्वेद में हमारी वैदिक संस्कृति का उपयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। आगे अगर हम देखेंगे इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है, तो यहाँ पे दिया है विकल्प हमारे हैं अपभ्रंश, विकल्प बी है पाली, विकल्प सी है प्राकृत, विकल्प डी है संस्कृत। तो मध्यकालीन आर्य भाषा काल की नहीं है। तो अगर हम देखें तो मध्यकालीन आर्य भाषा का जो नहीं है वह है विकल्प डी, क्योंकि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृति पाई गई। ठीक, उसके दो भाषाएं पाई गई। और मध्यकालीन आर्य भाषा जो थी उसमें हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा में हमारी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश वगैरह थी। तो इसमें जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये मध्यकालीन आर्य भाषा से संबंधित है, तो इसलिए संस्कृत जो है हमारी वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा से संबंधित है। इस वजह से यहाँ पे हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है, अपभ्रंश भाषा का समय पीरियड पूछा है कि क्या है, विकल्प आपके सामने है, इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो अपभ्रंश का जो समय है, अपभ्रंश की अगर हम समय की बात करें तो अपभ्रंश का जो समय काल है वह है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी।
500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। इस प्रकार हमारा विकल्प सही हो जाएगा सी। ठीक है, विकल्प सही हो जाएगा सी। देखिए, अपभ्रंश भाषा जो है उसे तृतीय प्राकृत के रूप में माना जाता है और ये मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो बिगड़ा हुआ कहते हैं। ठीक है, इसके कई नाम हैं, अपभ्रंश, अवहट्ट, अपभ्रष्ट आदि नामों से इसको संदर्भित किया गया। ठीक है, और अगर हम करें इसके कुछ भेद हैं, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश, कैकेय अपभ्रंश, टक अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश से हमारा पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती विकसित हुई। ठीक, कैकेय अपभ्रंश से लहंदा विकसित हुई। टक अपभ्रंश से पंजाबी विकसित होने वाली आर्य भाषा है या उपभाषा है। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया का विकास हुआ और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ठीक है, अगर अपभ्रंश में रचित कुछ साहित्यों की बात करें तो अपभ्रंश में रचे गए साहित्य हैं श्रावकाचार्य जो कि देवसेन ने रचा, पाउमचर्यो जो कि स्वयंभू का है। इसके साथ ही स्वयंभू के कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं, रिट्ठेमचर्यो, स्वयंभू छंद, ये सब अपभ्रंश में रचे गए हैं। महापुराण, जसहरचर्यु, भविष्यत कहा, संदेश रासक, पाहुण दोहा, परमात्म प्रकाश, योगसार, शब्दानुशासन जो कि हेमचंद का है, कीर्तिलता, विद्यापति का, कीर्ति पताका, विद्यापति का, उपदेश रसायन रास, जिनदत्त सूरी का, ये सभी अपभ्रंश भाषा में रचे गए ग्रंथ हैं और भी बहुत से हैं फिलहाल। तो अभी चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, विद्यापति, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि विद्यापति ने 14वीं सदी में अपभ्रंश को अवहट्ट कहा और इन्होंने अपनी कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना इसी भाषा में की। इन्होंने देसिल बैना मतलब देसी भाषा का देसिल बैना इसको नाम दिया, देसी भाषा कह के पुकारा। इन्होंने कहा देसिल बैना सब जन मिठा। ठीक, और एक और है भोलानाथ तिवारी, इन्होंने भी अपभ्रंश और अवहट्ट को एक ही भाषा माना है। कहने का तात्पर्य कि कुछ लोग अपभ्रंश और अवहट्ट में भेद मानते हैं और कुछ दोनों को एक ही रूप मानते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे हम कुछ चीज़ें क्लियर करते चल रहे हैं ताकि प्रश्न आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, अगला प्रश्न है। तो अभी हमने बताया हिंदी की उत्पत्ति जो है वह सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। सौरसेनी अपभ्रंश से हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषा विकसित हुई। तो जो है सौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें हमारा विकल्प सही हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए उपयुक्त नहीं होता? अवहट्ट, अवहट्ठ, देशभाषा और डिंगल। तो ये तीनों ही नाम उपयुक्त होते हैं अपभ्रंश के लिए, जो नहीं उपयुक्त होता वह है डिंगल। तो इस प्रकार हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी, डिंगल। में से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो विकल्प है हमारे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर पाली। अगर हम 7वें प्रश्न की बात करें तो 7वें प्रश्न का सही विकल्प है सी, अपभ्रंश। अपभ्रंश को वियोगात्मक भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर से कब से आरंभ हुआ? तो हिंदी भाषा का जो आरंभ है वह हुआ हमारे हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी भाषा का आरंभ 1000 ईस्वी से लगभग के आसपास माना जाता है। और ये सभी जितनी भी भाषाएं उस वक्त विकसित हुई किसी न किसी आर्य भाषा से, किसी न किसी अपभ्रंश से, क्षेत्रीय अपभ्रंश से ही विकसित हुई थी। ठीक, संस्कृत से अगला प्रश्न है, संस्कृत से किसी शब्द के कुल कितने रूप, विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? संस्कृत में किसी शब्द के कुल कितने रूप, विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है
ए 24। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? तो हिंदी भाषा का जो व्याकरणिक विशेषता है उसके अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। तो हिंदी में किसी शब्द के मूलतः कितने रूप बनते हैं? तो हिंदी में किसी शब्द के मूलतः 2 रूप बनते हैं। ठीक है, संदेश रासक के रचयिता कौन है? विकल्प है जगनी, अबुल फजल, अब्दुल रहमान, खुसरो। तो संदेश रासक के जो रचयिता हैं वह हैं अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? विकल्प है भविष्यत का कहा, उपदेश रसायन, महापुराण, कुमार रासो। तो अभी हमने कुछ अपभ्रंश ग्रंथों के नाम आपको बताए थे, उनमें से एक ग्रंथ था जो था भविष्यत का कहा, वो भी अपभ्रंश में रचा गया है और उसके कवि हैं धनपाल। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो विकल्प यहाँ पे है पुष्पदंत को मानते हैं, सरहापा को, शालिभद्र सूर्य को या फिर कवि मुंज को। तो यहाँ पे विकल्प हमारा सही हो जाएगा विकल्प बी, वे सरहापा को। सिद्ध परंपरा के कवि, प्रमुख कवि जो हैं सरहापा, उन्हीं को वे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ठीक है, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? तो शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के जो रचयिता हैं वह हैं, यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है हेमचंद। हेमचंद जो हैं वह शब्दानुशासन के रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाहुन दोहा किसकी रचना है? तो पाहुन दोहा किसकी रचना है? हमारा सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पे हमारा सही विकल्प है पाहुन दोहा की है। पाहुन दोहा राम सिंह की रचना है और अभी ये एक अपभ्रंश भाषा में लिखी गई कृति है। इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? तो जोइंदू, धनपाल, सरहपा या फिर स्वयंभू। तो सही विकल्प जो है वह है डी, सरहपा। ठीक, सिद्धों के प्रमुख कवि हैं सरहपा। इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? अगला प्रश्न है, लुइपा, सरहपा, गौरक्षपा, देवसेन। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वह है देवसेन। सरहपा सिद्ध कवियों की प्रमुख विशेषता है कि जितने भी सिद्ध कवि हैं सबके पीछे पा जुड़ा हुआ है। ठीक, तो लोईपा, गौरक्षपा और सरहपा ये सभी सिद्ध कवि हैं, देवसेन सिद्ध कवि नहीं है। कौन सी भाषा प्राचीनतम है? तो हम सभी जानते हैं यहाँ पे संस्कृत भाषा इन सभी भाषाओं में प्राचीनतम है। इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ए, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? सरकारी कामकाज में जो भाषा प्रयुक्त होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। ठीक, हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से कितने भेद में बांटा गया है? तो हिंदी वाक्यों को अर्थ की दृष्टि से मुख्यतया 8 भागों में बांटा गया है। ठीक, हिंदी भाषा में कितने वाच्य होते हैं? अगला प्रश्न है, तो हिंदी भाषा में 3 वाच्य होते हैं। यहाँ पर जो कितने वाच्य हैं? तो वाच्य हैं यहाँ पे हमारे, हम सभी जानते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य अर्थात कर्तरी प्रयोग यानी जहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। कर्मवाच्य अर्थात कर्मणि प्रयोग यानी जहाँ कर्म की प्रधानता है। भाववाच्य यानी भाव की प्रधानता, जहाँ पे भावे प्रयोग यानी भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 वाच्य हैं। और अगर हम देखें जो अगला प्रश्न था हमारा, पिछला वाला प्रश्न, अर्थ की दृष्टि से कितने भेद में बांटा गया है हिंदी वाक्यों को? तो 8 भागों में बांटा गया है। वे 8 भाग हैं, विधानार्थक, निषेधवाचक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहार्थक, संकेतार्थक। ठीक है, ये 8
प्रकार हैं जिसमें हिंदी वाक्यों को बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं हिंदी भाषा में वह होते हैं तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें से नंबर 1 पे सरल या साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। ठीक, तो ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। राम ने कहा, अगला प्रश्न है कि राम ने कहा मैं कल जाऊंगा, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस प्रकार का वाक्य है। तो ये जो यहाँ पे सही विकल्प होगा वह है मैं कल जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, तो यह हो जाएगा मिश्रित वाक्य। ठीक, पुस्तक, अगला प्रश्न है पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई वाक्य में वाच्य है। यहाँ पे वाच्य क्या होगा, कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई, यहाँ पे कौन प्रधान हो रहा है? यहाँ पे कौन प्रधान हो रहा है? यहाँ पे कर्म प्रधान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य सही विकल्प होगा। वाक्य के कितने गुण होते हैं? तो वाक्य के गुण होते हैं 3। ठीक, चलिए वाक्य के 3 गुण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो किसी शब्द के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? तो हिंदी भाषा बोलने वालों की लगभग अनुमानित संख्या 70 करोड़ मानी गई है। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, हिंदी के अंतर्गत कुछ कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत लगभग 18 बोलियों का संकलन किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां जो हैं वो है खड़ी बोली और कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू और बुंदेली। टोटल 5 जो हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। 5 उपभाषाएं अर्थात 5 बोलियां कहेंगे। खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसके साथ ही ब्रजभाषा, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली। ठीक है, तो यहाँ पे कौन नहीं होगा? बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली, ये तीनों जो हैं वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो मगही नहीं, मगही पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, मगही, सॉरी मगही नहीं, अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। मगही जो है, मगही जो भाषा है वह आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। सॉरी, मगही जो है वो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। उसके अंतर्गत आएगी मैथिली, मगही और भोजपुरी, जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा इसी से जुड़ा भी हुआ भी है। इसमें अवधी किसके अंतर्गत आती है? तो अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषा, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? देखिए बिहारी से भी जुड़ा प्रश्न आ गया। विकल्प यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो मारवाड़ी। ठीक, मारवाड़ी जो है वो राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है, जिसमें मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी है। ठीक है, तो मारवाड़ी उसी राजस्थानी उपभाषा से संबंधित है, इसलिए मारवाड़ी बिहारी की बोली नहीं है। लखनऊ, बाराबांकी किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो लखनऊ और बाराबांकी के आसपास जो बोली बोली जाती है वह है अवधी। ठीक है, वह अवधी है। आगे, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? तो बघेली बोली का जो केंद्र है वह रीवा माना जाता है, सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है?
तो जो ब्रज भाषा है वह हमारी मथुरा, आगरा और हाथरस में बोली जाती है आसपास, इटावा में या नहीं बोली जाती। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा सी। इंदौर और उज्जैन, इंदौर और उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पे हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, आप सभी कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे कौन सा हमारा विकल्प सही होगा? विकल्प हमारा सही होगा मालवी। यहाँ पे मालवी बोली को बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है? तो नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम है कुमायूनी। ठीक, कुमायूनी नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी जाती हैं? तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत मुख्यतया 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां मानी गई हैं। ठीक है, सही विकल्प हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प ए है खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है। विकल्प बी है कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है। सी है ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है। तो यहाँ पे जो हमारा सही विकल्प है वह है सी, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है। यह बिल्कुल गलत है, ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली नहीं है। इसके अलावा जो हमारे बाकी सारे विकल्प हैं वह सही हो जाते हैं। ठीक है, बाकी सारे विकल्प हमारे सत्य हैं और यह जो विकल्प है वो गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें ब्रजभाषा की कि ब्रजभाषा मुख्यतया कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो ब्रजभाषा जो है हमारी ब्रजभाषा मुख्यतः आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, धौलपुर, गुड़गांव, भरतपुर, करौली, बदायूं आदि स्थानों में बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली हमारी मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद और रामपुर जिलों के अंतर्गत बोली जाती है। मालवी की बात करें तो मालवी जो है वह मालवा क्षेत्र की बोली है और यह इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल इत्यादि जिलों में बोली जाती है। इसके अलावा कन्नौजी की बात करें तो कन्नौजी फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, शाहजहांपुर, हरदोई, मैनपुरी आदि जिलों में बोली जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से असत्य कथन छांटना है। विकल्प ए है छत्तीसगढ़ी बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग की बोली है। विकल्प बी है विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। विकल्प सी है हरियाणवी का एक नाम बांगरू है। विकल्प डी है बुंदेली का क्षेत्र झांसी और ललितपुर है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बी, विद्यापति भोजपुरी के कवि नहीं हैं। ये हम सभी जानते हैं कि विद्यापति भोजपुरी के कवि नहीं हैं। छत्तीसगढ़ी की बात करें तो छत्तीसगढ़ी का जो भाषा क्षेत्र है वह है छत्तीसगढ़ प्रांत में यह बोली जाती है। इसके अलावा बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, कांकेर, सरगुजा, कोरिया इत्यादि में बोली जाती है। इसके अलावा हरियाणवी जो है, हरियाणवी हमारी जिसे कि बांगरू भी कहा जाता है एक नाम, यह क्योंकि बांगर प्रदेश में बोला जाता है इसलिए इसका नाम बांगरू पड़ा और यह हरियाणा प्रदेश में बोली जाती है। मुख्यतः उसकी बोलचाल की भाषा है। इसके अलावा बुंदेली जो है, बुंदेली बुंदेलखंड में बोली जाती है जिसमें झांसी, महोबा, ग्वालियर, हमीरपुर, भोपाल और ललितपुर जैसे ज़िले आते हैं। ओरछा, सागर और नरसिंहपुर में भी बुंदेली बोली जाती है। इसके अलावा चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? तो ब्रजभाषा क्षेत्र के जितने भी ज़िले हैं हमने बता दिया है। तो उस हिसाब से इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? उस प्रश्न का सही विकल्प होगा बी, गाजियाबाद में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? तो मानक हिंदी का मूल आधार जो है वो हमारी
खड़ी बोली को माना गया है। विकल्प सही हो जाएगा बी। इनमें से असत्य युग्म को अलग करना है। ए है मैथिली के कवि हैं विद्यापति, विकल्प बी है बिहारी के ब्रजभाषा, सी है तुलसी अवधि के और डी है केशव खड़ी बोली के। तो यहाँ पे हमारा जो सही विकल्प है जो हमारा यहाँ पे असत्य विकल्प है वह हो जाएगा डी केशव खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है वह कहलाती है राजभाषा। अगला प्रश्न है किस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है। तो किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की जो भाषा होती है वह कहलाती है राष्ट्रभाषा। आगे देखते हैं। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो संविधान में अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी दिवस अगला प्रश्न है कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प सही हो जाएगा सी। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है। तो खड़ी बोली हिंदी का विकास जो है हमारा वह अपभ्रंश से हुआ है और वो भी किस अपभ्रंश से। तो सौरसेनी अपभ्रंश से। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है। तो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया जो रामचरित्र है वह है पौमचर्यु। विकल्प सी। अगला प्रश्न है अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ। तो अपभ्रंश भाषा का विकास जो हुआ है वह प्राकृत भाषा से हुआ। सर्वप्रथम वैदिक संस्कृति, उसके उपरांत लौकिक संस्कृति, फिर पाली, उसके उपरांत प्राकृत, तब उसके उपरांत अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा है क्या है। ब्रज भाषा क्या है। ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी की बोली है, बिहारी की है, पश्चिमी की है या फिर राजस्थानी की है। तो ब्रज भाषा जो है वह पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली रही है जो कि अपने समय में प्रतिष्ठित रही है। तो विकल्प सही हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौरवी का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प क्या होगा। तो सही विकल्प हमारा है खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सही विकल्प हो जाएगा हमारा डी। अगला प्रश्न देखेंगे खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। अभी हमने इस प्रश्न सॉल्व किया कौरवी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान ने राजभाषा घोषित किया है किसको। तो हम सभी जान रहते हैं हिंदी को संविधान ने राजभाषा घोषित किया है। अगला प्रश्न है इनमें से अवधि का विकास किससे हुआ है। तो अवधि का विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का विकास तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। अवधि का विकास जो है वह अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो विकल्प सही हो जाएगा डी। ढूढ़ाड़ी अगला प्रश्न है ढूढ़ाड़ी बोली का दूसरा नाम जो अत्यधिक प्रचलित है उसका क्या नाम है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा जयपुरी। जयपुरी का अगला नाम है ढूढ़ाड़ी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है। विकल्प बी है बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। विकल्प सी है हिंदी साहित्य के अंतर्गत सभी बोलियों का साहित्य है। विकल्प डी है मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली से हुआ है। तो इस प्रश्न में कौन सा विकल्प सत्य होगा। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है बोली का जो क्षेत्र होता है वह किसी भाषा से बड़ा होता है। यह असत्य कथन है और इस हिसाब से असत्य पूछा है तो विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया। ज्योतिश्वर ठाकुर ने या फिर दामोदर ने या फिर भोज ने या फिर हेमचंद्र ने। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है हेमचंद्र। हेमचंद्र ने किया। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। रामप्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ,
सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान, मुंशी सदासुख लाल का रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल का प्रेम सागर। तो हम सभी जानते हैं इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। विकल्प सी सही सत्य है। रानी केतकी की कहानी इंसाल्ला खां की है, ना कि सदासुख लाल की सुख सागर नामक रचना है। तो विकल्प सही हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हिंदी का विकारी शब्द नहीं है। हिंदी का विकारी शब्द नहीं है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह है सी, अव्यय। इन गामन में छोरिन के पीहर ए, यह किस बोली के वाक्य हैं? तो यह अवधी का वाक्य है, ब्रज का है, या हरियाणवी है, या फिर कन्नौजी भाषा वो बोली के अंतर्गत ये वाक्य आता है। तो यह जो वाक्य है वह ब्रज के अंतर्गत आता है। ब्रज में छोरिन ये शब्द जो है वो ब्रज भाषा में प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा मेल उचित नहीं है? विकल्प ए है ब्रज भाषा, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से संबंधित हैं, अवधी बघेली पूर्वी से, मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी राजस्थानी से, भोजपुरी मैथिली बिहारी से। तो इस प्रश्न में सही विकल्प है सी। सी जो है मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी जो है ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों पश्चिमी से अंतर्गत आते हैं। अवधी और बघेली दोनों पूर्वी के अंतर्गत आते हैं। भोजपुरी और मैथिली दोनों बिहारी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मारवाड़ी और छत्तीसगढ़ी राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आते। छत्तीसगढ़ी जो मारवाड़ी तो छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आती है, लेकिन जो ये मारवाड़ी तो राजस्थानी के अंतर्गत आती है, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ी है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो विकल्प सही हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी का एक रूप क्या नहीं है? तो हिंदी का एक रूप क्या नहीं है, तो वह प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, कोंकणी। कोंकणी नहीं है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन हुआ यहाँ पे सही विकल्प माना जाएगा बी, 1955 ईस्वी में। राजभाषा सेम वही प्रश्न है दो बार। चलिए आगे देखते हैं, इसको फिर से देखकर हम बताएंगे। ये दोनों ये गलती से हो गया है। राजभाषा अधिनियम के अंतर्गत इनमें से खास श्रेणी के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता? तो खास श्रेणी के अंतर्गत जो राज्य नहीं आता वह है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग सबसे कम होता है? तो सही विकल्प है हिंदुस्तानी। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो हिंदवी। अगला प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास नामक रचना के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी। अगला प्रश्न है, 84 सिद्धों में पहले सिद्ध का नाम क्या है? सही विकल्प है सरहपा भी। आज हो गाय चरा बनू गयो, यह पंक्ति किस बोली की है? तो यह जो पंक्ति है आज हो गाय चरा बनू गयो, यह जो पंक्ति है वह ब्रजभाषा के अंतर्गत बोली जाती है। हिंदी में रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता जो है वह अवहट्ट की रचना है। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? बघेली। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? 84 वैष्णव की वार्ता क्या है? तो 84 वैष्णव की वार्ता जो है वह ब्रजभाषा की एक गद्य रचना है। अगला प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन हैं? तो 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। अष्टयाम की रचयिता कौन है? अगला प्रश्न है, तो अष्टयाम के जो रचयिता हैं वह हैं
विकल्प सही हो जाएगा बी। राजभाषा अधिनियम कब बना? तो राजभाषा अधिनियम जो है बना 1976 में। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? सौरसेनी, यहाँ पे सौरसेनी होगा। ब्रजभाषा, मराठी, महाराष्ट्री, पंजाबी, ब्राह्मण, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी, अपभ्रंश। तो यहाँ पे सही विकल्प नहीं है सी। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या ठीक नहीं है? मैथिली, पूर्वी हिंदी, मारवाड़ी, राजस्थानी, बुंदेली, पूर्वी, कन्नौजी, पश्चिमी। तो इसमें से जो सही नहीं विकल्प है वह है बुंदेली। बुंदेली का विकास पूर्वी से नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष में एक वचन का सर्वनाम हऊँ किस बोली का सूचक है? हऊँ जो है वह किस बोली में बोला जाता है? तो हऊँ जो है वह ब्रज भाषा के अंतर्गत आता है। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश आते हैं? तो इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 10 प्रदेश आते हैं। अगला प्रश्न है, भूतकाल में कितने भेद होते हैं? भूतकाल के अंतर्गत 6 भेद मुख्यतया माने गए हैं। अगला प्रश्न है, सही मेल कौन सा नहीं है? कन्नौजी इटावा, ब्रजभाषा हाथरस, भोजपुरी लखनऊ, बुंदेली झांसी। यहाँ पे जो सही विकल्प है हमारा वह है भोजपुरी लखनऊ में नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न है, रामायण किस भाषा में रचित है? हम सभी जानते हैं संस्कृत में। पाली किस धर्म की भाषा है? तो ये हम सभी जानते हैं बौद्ध धर्म की भाषा रही है। बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली में लिखे गए। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम क्या था? तो अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का जो नाम था वह था देश भाषा। ठीक। अगला प्रश्न है, बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो बैसवाड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वह है अवधी। अवधी को ही बैसवाड़ी बोली भी बैसवाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो पहाड़ी भाषा का जो विकास है वह खस अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, सौरसेन प्रदेश किस नाम पर पड़ा? सौरसेन प्रदेश का नाम पड़ा है सूरसेन के नाम पर। अगला प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? तो वर्ण रत्नाकर जो है वह ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। अगला प्रश्न है, दामोदर शर्मा की इसमें कौन सी कृति मानी जाती है? तो दामोदर शर्मा की जो रचना है इस प्रश्न में उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अपभ्रंश के पहले कवि किसे माने जाते हैं? अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को अलग करना है। अगला प्रश्न है, विद्यापति कीर्तिलता, हेमचंद शब्दानुशासन, दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर, राम सिंह पाहुन दोहा। तो अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हमें बताना है दामोदर शर्मा वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है, मतलब किस कवि ने किया है अपनी रचना में? तो यहाँ पे किया हुआ है मार्कंडेय ने। इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, विकल्प सी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान किस जिले में हुआ था? का जन्म स्थान किस जिले में है? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में। फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प जो है वह है कन्नौजी।
तो यहाँ हमारे 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। आगे और भी प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि थोड़े जटिल प्रश्न हैं और परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो उन्हें हम आगे देखेंगे। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए आज सिर्फ इतना ही वीडियो, इतने ही प्रश्नों को हम देखेंगे। बाकी और भी प्रश्न हैं। टोटल अभी 100 प्रश्नों की और श्रृंखला है। यहाँ पे देखिए ये सारे प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।